अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस ठीक ठाक बिल्कुल। आपको आवाज़ भी सही आ रही है और स्लाइड भी नज़र आ रही है? जी सर। ओके। और आपके कोई क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस मटेरियल हैं जो आप? नो सर। ओके, सो वी देन स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट लास्ट टाइम। लास्ट टाइम हमने एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी देखी जो हमारा जो प्रीवियस नॉलेज था उससे बेनिफिट करके हम बहुत सा अपना काम आसान कर सकते हैं। मसलन हमने हमने कई मेथड सीखे। गॉसियन एलिमिनेशन, गॉसियन जॉर्डन एलिमिनेशन और आल्सो एडजॉइंट के मेथड से और रिडक्शन ऑफ आईएन के मेथड से। वो सारे मेथड हमें हेल्प कर रहे थे कि हम सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें, यानी कि अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करें। ये सारे उनका हमारा लर्निंग में था। इसी की एक इंटरेस्टिंग एक्सटेंशन जो हमने लास्ट टाइम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर देखी, वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। एक तो हमने जस्टिफाई किया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर कि यू रिमेंबर कि हमने ये कहा कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करना हो तो आउट ऑफ 4 मेथड्स जो हमने आपके असाइनमेंट में भी आपने किए हैं, थर्ड मेथड ये था जो जिसको यहाँ पर शो किया गया है कि आप उस मैट्रिक्स को अपेंड करें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। दिस वाज आवर थर्ड हमारे प्रोजेक्ट में भी। और फिर इस पे आप रो ऑपरेशंस कैरी आउट करके गॉसियन जॉर्डन मेथड वाले इस ए को, जो आपका ओरिजिनल ए था, उसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लें, यानी डायगोनल पर ऑल वंस एंड ऑल अदर प्लेसेस एज जीरो। ये हमें पता है कि हमें अब वी नो के हाउ टू make any element zero by using this Gaussian Jordan method। तो हमने वो ऑपरेशंस इस ए पे किए, इसको आई में कन्वर्ट किया, और जब वही ऑपरेशन राइट साइड पे आई पे किए तो हमारा राइट साइड ऑटोमेटिकली ए इनवर्स बन गई। ये हमने मेथड कहा था और ये इसको इस्तेमाल भी किया है। अच्छा, इस मेथड की हाउएवर हमने जो जस्टिफिकेशन एवॉल्व थी वो रिलेट करना कि हमारी जो मैट्रिसेस हमने डिफाइन की, एलिमेंट्री मैट्रिसेस, उससे ये रिलेटेड है। यानी हमने क्या किया है कि हमारे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का मतलब है कि एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करना। ये हमने एक डेफिनेशन ये पीछे सीखी कि जो हम कहते थे कि हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज इक्वलेंट टू मल्टीप्लाइंग ए बाय एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। हमने वो भी देखा कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स की डेफिनेशंस क्या है। एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आई पे करें तो उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। ये यानी ये हमने पीछे सीखा है, तो उसको मैं आपको दोबारा इसको कनेक्ट कर रहा हूँ इस जगह। ये पहले एलिमेंट्री मैट्रिक्स की बात, कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है कि अगर आई के ऊपर, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर सिंगल रो ऑपरेशन अप्लाई करें, सिंगल कोई एक रो ऑपरेशन हमें पता है कौन कौन से हैं,
multiplying by a constant, swapping the rows, or multiplying a row by a number and adding to another row. ये हमारे each one of them is a single row operation. 3 तरह के simple row operations पता है. तो एक उनमें से कोई एक सिंगल रो ऑपरेशन को मैं आ रहा, कोई एक सिंगल रो ऑपरेशन को अगर हम आई मैट्रिक्स पे अप्लाई करें तो हमारी ये बन जाती है एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स. इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स. यानी रो ऑपरेशंस तो हम दूसरी मैट्रिसेस पर भी अप्लाई करते रहे हैं, मगर किसी एक रो ऑपरेशंस को आई मैट्रिक्स पे अप्लाई करें तो इसके अप्लाई करें तो इससे जो चीज बनेगी वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनेगी. ठीक है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स अंडर दैट ऑपरेशन. अब अगर हमें किसी मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन अप्लाई करना है तो उसका एक अल्टरनेट ये है कि अगर हमारे पास कि हम उस ए पे वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स से उस ए को मल्टीप्लाई कर दें. यानी अगर ये हमारी एलिमेंट्री मैट्रिक्स थी, सपोज 3 ऑपरेशन हमने सीखे हुए रो ऑपरेशन, सपोज एक E1 है, एक E2 है, एक E3 है. ठीक है, तो हम अगर E1 से A को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा कि A पर अगर हम वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन A पे डायरेक्टली अप्लाई करते तब भी वही रिजल्ट निकलता जो इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स को उस A से मल्टीप्लाई करने से निकलेगा. तो या हम A को एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या A पे डायरेक्टली अपना रो ऑपरेशन करें, दोनों इक्वलेंट है. ये हमने पीछे दिखाया जो जब हमने इन चीज़ों को डिफाइन किया. इसकी रोशनी में ये हुआ कि अगर आपका A एक मैट्रिक्स था और उस पर आप ये एलिमेंट्री इसको मल्टीप्लाई किया, A को पहले आपने E1 कोई एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑपरेशन से A को मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी एलिमेंट्री मैट्रिक्स इसके रिजल्ट को जो भी कुछ आया ये पूरे रिजल्ट दूसरी से अप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया, फिर उसके रिजल्ट को तीसरी से, चौथी से. तो ये मल्टीप्लाई करने का मतलब है ए को इन एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब है यू आर कॉन्स्टेंटली अप्लाइंग रो ऑपरेशंस टू ए. ठीक, और अगर हम ये ऐसे ईज सिलेक्ट करें कि एंड रिजल्ट आई एन बन जाए, ए पर ये एलिमेंट्री मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करके एंड रिजल्ट आई एन बन जाए, तो फिर हमारा ए इनवर्स जो है वो यही एलिमेंट्री ऑपरेशंस आई एन पे अप्लाई करने से ए इनवर्स आएगा. ये हमने बेसिक डेफिनेशंस ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस और उसके मैथमेटिक्स से की. इससे ये बात हमें यहाँ से ये नतीजा हमें मालूम हुआ कि अगर हम ए और आई को अपेंड करें, ए को अपेंड करें आई के साथ और इन पे ए पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस इस्तेमाल करें तो ये ए इनवर्स बन जाता है. ये वाली बात हमने यहाँ से प्रूफ की है कि ए के ऊपर ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस के मैट्रिसेस मल्टीप्लाई किया और इसका रिजल्ट आई एन आया. तो अगर वही एलिमेंट्री ऑपरेशंस का सेट आई एन पे अप्लाई किया जाए तो ए इनवर्स पता चल जाता है. ये वो लॉजिक थी जिससे हमने अपना जो थर्ड मेथड है वो डिफाइन किया, ये वाला जो आपने इस्तेमाल किया. वहां आपने इस्तेमाल किया था, यहाँ उसकी बेसिक्स से रैशनल जस्टिफाई किए, वहां हमने इसको डायरेक्टली इस्तेमाल किया था. ओके, और मैंने ये बताया कि हमने जो ये सारे मेथड सीखे तीनों चारों, इन सब में हमारा मकसद होता था कि हम अननोन्स की वैल्यूज मालूम करें. वेक्टर एक्स ऑफ ऑल अननोन्स उसका फाइंड करना हमारा एम होता है जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अच्छा, तो उस ये चारों मेथड हमने सीख लिए और इससे हमें अननोन फाइंड करना आ गए. अब इन मेथड्स
को में एक नाइस बिहेवियर हमें आइडेंटिफाई हुआ कि अगर हमारी ए एक्स, हम ए एक्स इक्वल टू बी हमने सॉल्व करना सीख लिया, ए एक्स इंटू बी, इसको हमने सॉल्व करना सीखा बाय मैनी मेथड्स, गॉसियन, गॉसियन जॉर्डन वगैरह। तो लेट्स से गॉसियन जॉर्डन, इससे हम ये सॉल्व कर सकते हैं कि ए एक्स बी का हमने ए और बी को अपेंड करके लिखा। कैसे सॉल्व किया? ए और बी को अपेंड करके लिखा एज ए मैट्रिक्स, और इस पे लेट्स गॉसियन जॉर्डन में हमने सारे रो ऑपरेशंस अप्लाई किए, हत्ता के ये बन गया 1 1 1, लेट्स से 3 वेरिएबल्स में था, ये बाकी जीरोस, ये बन गया। और इधर b के ये थे b1 b2, सपोज b1, यहाँ b1 b2 नहीं हम इस्तेमाल करते, मे बी b बी एक्स बी वाई बी जेड कुछ तरह कर लेते, क्योंकि हम b1 का टर्मिनोलॉजी यहाँ दूसरी इस्तेमाल कर रहे हैं, बी एक्स बी वाई बी जेड। तो जो भी इस b के वैल्यूज हैं, जब हम इसको गॉसियन जॉर्डन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं, इसका मतलब है कि आपका जो ये वेरिएबल है, सपोज ये इक्वेशन एक्स वाई जेड की शक्ल में थी, एक्स वाई जेड वेरिएबल थे, अब इस रो में खाली x का वेरिएबल रह गया, 1x इज इक्वल टू बी एक्स। इधर क्या रह गया? सिर्फ y के साथ 1 रह गया, तो 1y इज इक्वल टू बी वाई। इधर सिर्फ z रह गया, तो 1z इज इक्वल टू बी जेड। ये हमारा सोल्यूशन सेट होता था, जो हम कहते हैं ना सोल्यूशन सेट, तो वो ये है। अच्छा, इसमें अब हमें एक और इक्वेशन आ जाए हमारे पास, जिसमें ये सब कुछ यही था, लेकिन बी का सेट बदल दें। कई दफ़ा प्रॉब्लम्स हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं कि इसको मैच करना होता है एक नए सेट ऑफ रिजल्ट्स से, यानी बी जो है इधर एक राइट साइड पे एक रिजल्ट्स का सेट है, तो हम एक दफ़ा इसको किसी एक वेक्टर से मैच करके देखते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन इस पर मैच करता है। ओके, फिर हम एक और सेट इस वेक्टर से मैच करके देखते हैं, तो हमें फिर दोबारा वो कैलकुलेशन करना पड़ेगी। अभी तक जो हमने सीखा है, तो हमें वो सारी कैलकुलेशन फिर रिपीट करना पड़ेगी कि अब हमारे पास पहले एक वेक्टर था, उसका नाम b1 वेक्टर था। ये b1 वेक्टर है, जिसमें ये b1 वेक्टर में तीनों चीज़ें हैं कि लेट्स से b1 वेक्टर का b1x b1y b1z, b1y b1z, ये एक b1 वेक्टर है। और इसके साथ हमने ये ax, लेट्स से ax इक्वल टू b1 वेक्टर। अब ये b1 वेक्टर मैंने बता दिया कि क्या है। इसको हमने इस पूरे प्रोसीजर से सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। अब हमें एक और सिचुएशन मैच करने की मिली, ये ax इक्वल टू b1, ये हमने सॉल्व किया। हमें एक और सिचुएशन आ गई कि नाउ फाइंड आउट कि क्या ax b2 वेक्टर से मैच करेगा, यानी क्या b2 वेक्टर इसके कंपैटिबिलिटी में आता है। अब b2 वेक्टर का मतलब है अगेन तीन कंपोनेंट, b2x b2y b2z। b2x भी एक वेक्टर है, तीन कंपोनेंट। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गया ये। तो अब अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, तो हम अभी तक जो मेथड हमने सीखे थे, हम फिर ये पूरा गॉसियन जॉर्डन मेथड लगाएंगे और आखिर में ये एक्स वाई जेड फाइंड कर लेंगे। फिर हमारी वेरिएशंस जो सिस्टम की एडजस्टमेंट हो रही हैं, उसमें फिर अनदर इशू हमें देखना का जरूरत पेश आ जाए कि क्या ये ए एक्स मैच करता है बी, ये b1 था, ये b2, b3 वेक्टर से, b3 वेक्टर से करता है। फिर हम ये पूरा प्रोसेस रिपीट करके और सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं कि भाई करता है या नहीं करता और क्या वैल्यूज हैं। इसका ये शॉर्ट मेथड है कि अगर हमारा
इक्वेशंस का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एक है, अगर हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अनचेंज है और खाली हमारा ये राइट हैंड साइड के जो कांस्टेंट की मैट्रिक्स या वेक्टर है खाली इसकी वैल्यूज चेंज हो रही हों, तो हम इस और ये कई ऐसे राइट हैंड साइड के वेक्टर्स पे ट्राई करना हो, तो हमारे पास ये बेहतर मेथड है कि हम उस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को के साथ अपेंड करें ऑल दी राइट हैंड साइड के जो कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट्स के जो मैट्रिक्स हैं राइट हैंड साइड वाले बी वेक्टर्स को सारों को अपेंड कर दें। अभी तक तो एक को अपेंड करते थे और सॉल्व करते थे, यहाँ ये हमने जब किया हम कहते हैं ऐसे तमाम वेक्टर्स को एक साथ अपेंड कर दें और अब अपने गॉसियन जॉर्डन के लिए जो रो ऑपरेशन हम यहाँ अप्लाई कर रहे थे अब वो पूरे एंड तक तमाम इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करें और इसको सॉल्व करें। एक ही दफा में गॉसियन जॉर्डन अप्लाई करके हमें तमाम राइट हैंड साइड वाले बीस के मुताबिक हमारे तमाम आंसर आ जाएंगे इन वन गो। यहाँ हमें एक दफा ये पूरा करना, फिर दूसरी दफा करना, फिर तीसरी दफा करना, फिर चौथी दफा। आप उनको अगर एक इन वेक्टर्स को एडजॉइन आपस में कॉन्कर्टिनेट कहते हैं, अपेंड करो, इन सबको आपस में अपेंड कर दो इस ए के साथ और रो ऑपरेशन इकट्ठे कैरी आउट करें तो आपको इन तमाम इक्वेशंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। यानी ये आपके अगर इक्वेशंस ये थी, ये x1 सेट निकालना है, x2 सेट निकालना है, x3 सेट निकालना है, xk सेट निकालना है, जिसमें ये बदल रहे थे b1 b2, तो बजाय आप ये पूरी कैलकुलेशन हर एक के लिए करो, आप इन्हें इस तरह करके एक कैलकुलेशन से सारे आंसर निकाल सकते हो। ओके, ये एक हैंडी यूजफुल चीज हमें मिल गई। और ये फिर उसके एग्जाम्पल है, यू मे लाइक टू ट्राई दैट। ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल दी जा रही हैं ये उस जो भी कोई हम रूल सिखाते हैं उसके मुताबिक होती हैं। तो ये इनका मकसद यही है कि आप इनको ट्राई करेंगे, इनसे आपको कोई एब्सर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपको जो चीज़ प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो करें। तो अब आप ये वाली चीज़ इस एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एग्जाम्पल में क्या है देखिए, ये दोनों ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इसके हैं, इसके और इसके, इन दोनों में एक सेट ऑफ इक्वेशंस ये है और एक सेट ऑफ इक्वेशंस ये है। इनमें हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो इक्वेशंस ये तीनों रोज सेम है। इसका मतलब है कि अगर हम इनको ए एक्स इक्वल टू बी की शक्ल में लिखेंगे तो इनका ए जो कि कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है वो दोनों में एक है, ठीक है। और x, हाँ x1 x2 x3 वो वेक्टर भी दोनों का एक है, लेकिन वो अननोन है। x1 x2 x3 तो अननोन है। वो इस इक्वेशन का आंसर x1 x2 का सॉल्यूशन सेट अलग होगा आप जब सॉल्व करेंगे, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन सेट x1 x2 x3 का अलग होगा। आप वन ऑफ दोज फोर मेथड्स जो आपने सीखे हैं इनको सॉल्व करने के, गॉसियन, गॉसियन जॉर्डन, AI मेथड एंड इनवर्स एडजॉइंट मेथड, किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे और आपको आंसर मिल जाएंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अब इस केस में आप ये ए लिखें जो ये वाला है 121 251 338, वो ए लिखें, उसके साथ ये पहला B1 का लिखें 459, उसके साथ दूसरा बी लिखें 166, ये B2, और इन पे आप कोई भी मेथड जो आपके हैं उससे अप्लाई करें एंड यू विल गेट दी, जैसे गॉसियन जॉर्डन मेथड इस्तेमाल करें तो आपको x1 x2 x3 फॉर फर्स्ट ये वाला होगा जो भी इसका स्टेट बन जाएगा आखिर में, और इस x1 x2 x3 इसका वाला इधर से मिल जाएगा आफ्टर reduced रो echelon फॉर्म। ओके, ये एक हमारे पास शॉर्टकट है। अच्छा, ये चीज प्रॉपर्टी स्क्वायर मैट्रिक्स की भी नो इट कि अगर कोई भी मैट्रिक्स
का रिजल्ट आई हो तो दूसरा मैट्रिक्स पहले का इन्वर्स होता है। ये ए और ए इन्वर्स का रिजल्ट आई होता है। तो कोई भी दो मैट्रिसेस जिनका रिजल्ट आई आ रहा हो, इसका मतलब वो एक दूसरे का दूसरा मैट्रिक्स उसका इन्वर्स है। यहाँ खाली ये बात बता रहे हैं। ये हम यूज करते थे ये प्रॉपर्टी कि जब आप कभी इन्वर्स सॉल्व कर लें और यू वांट टू सेटिस्फाई योरसेल्फ कि क्या मैंने सही कैलकुलेट किया है, तो वेरीफाई करने के हमेशा तरीके होते हैं। जैसे जब आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उसको वेरीफाई करने का क्या तरीका है कि आप वो वैल्यूज डालें उन इक्वेशंस में और वो इक्वेशंस बैलेंस सेटिस्फाइड रहेंगी। ये वेरीफाई करने का तरीका। इसी तरह ए इनवर्स, किसी चीज का आपने मालूम कर लिया, किसी भी मेथड से मालूम कर लिया, कोई मेथड, और फिर आपने देखना है कि क्या ये सही है, तो आप उसको जो ओरिजिनल था उससे मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, तो रिजल्ट आई आना चाहिए। अगर आई नहीं आया इसका मतलब आपका इनवर्स गलत कैलकुलेट हुआ है। ये एक थ्रू आउट हम देखेंगे कि हमारी स्लाइड्स में कुछ कुछ देर बाद जो चीज़ें हम सीख चुके होते हैं उनमें से एक एक बात से दूसरी बात का इक्विवेलेंट ताल्लुक अगर है तो वो हमें जनरली हमें वो पता होने चाहिए, ताकि हमें उससे कई स्टेप्स हमारे कैलकुलेशन के रिड्यूस हो सकते हैं अगर हमें एक इक्विवेलेंस स्टेटमेंट उसकी मालूम है। ठीक है, तो वो ये उसने बताया कि अगर ए एक n बाई n मैट्रिक्स है तो फिर ये इक्विवेलेंट बातें हैं कि लेट्स से अगर ए इन्वर्टेबल है, अगर अगर ये बात, एक बात ये है कि ए इन्वर्टेबल है, फॉर सपोज ये मैट्रिक्स थी और उसमें आपको ये बताया गया या दिया गया या मालूम हुआ कि भाई ए इन्वर्टेबल है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली है कि ए एक्स इक्वल टू जीरो, यानी इसकी होमोजीनियस इक्वेशन इस ए की वेरिएबल्स के साथ अगर होगी तो उसका फिर सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। वो जो एक जीरो जीरो वाला सॉल्यूशन होता है सिर्फ वो होगा। होमोजीनियस इक्वेशन में ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होता है कि ऑल वेरिएबल जीरो, और उसके अलावा इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये मैट्रिक्स ए जो है वो इन्वर्टेबल है तो फिर ऐसे होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशन में सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। फिर वो जो नॉन ट्रिवियल इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वो नहीं होंगे। ये इसका प्रॉब्लम। और फिर ये तो हमने अभी मेथड ही सीख लिया कि अगर ए इन्वर्टेबल है यानी अगर उसका इन्वर्स निकल सकता है। कई दफा आपका ए ऐसा होता है इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता। जैसे एक कॉमन प्रॉपर्टी यू मस्ट नो बिफोर स्टार्टिंग, इन्वर्स को कैलकुलेट करने का मेथड शुरू करने से पहले आपको ये तसल्ली कर लेनी चाहिए कि क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। और मैं कई घंटे का काम करूं और आखिर में कहूं कि यार इसका तो इन्वर्स ही नहीं है, तो उसका एक तरीका ये है कि आप उसको उसका डिटर्मिनेंट देखें कि डिटर्मिनेंट क्या है उस ए का। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है तो उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता। आपको शायद हमने वो जब ए इनवर्स का फोर्थ मेथड सिखाया है तो उसमें आपने देखा है कि ए इनवर्स जो था फोर्थ मेथड में, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 over डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, ये ए इनवर्स की एक डेफिनेशन में ये है एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप देखें जब भी इनवर्स निकालना है तो आपको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में है, इसलिए अगर किसी भी ए का डिटर्मिनेंट जीरो है तो ये वाला कैलकुलेशन 1/0 इन्फिनिटी, तो ये चीज इन्फिनिटी हो जाएगी। इसका मतलब है दिस ए इनवर्स इज नॉट सॉल्वेबल। तो आप शुरू में पहले देखें कि आपका क्या डिटरमिनेंट ऑफ दैट थिंग जिसका इनवर्स निकालना है, क्या वो जीरो तो नहीं है। इसी को फिर आप नॉन सिंगुलर कहते हैं। अगर जीरो नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर है और वो सॉल्व होगा। अगर जीरो है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है और वो सॉल्व नहीं होगी। ओके ओके,
तो ये एक ज़रूरी चीज़ थी। आपकी पहले क्वेश्चन में ये सिचुएशन थी कि पार्ट 3 और 4 में करने के लिए आपकी एक रो ज़ीरो हो गई। अगर आपकी एक रो ज़ीरो हो गई, आप देखें एक एक मैट्रिक्स की अगर एक रो ज़ीरो है, से आपकी ये रो ज़ीरो हुई, तो कोई भी रो ज़ीरो या कोई भी कॉलम ज़ीरो, तो इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। क्यों? डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का तरीका होता है दिस, और इसका वो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके जो भी कोफैक्टर से, फिर इसको मल्टीप्लाई करते कोफैक्टर, फिर इसको मल्टीप्लाई करते। तो अगर ये मल्टीप्लाई करने वाला सारी रो या सारा कॉलम कॉलम ही ज़ीरो हो, तो इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। इसलिए अगर आपके मैट्रिक्स में कोई रो या कोई कॉलम ऑल ज़ीरोज़ है, तब भी, यानी ये तो एक सिचुएशन है जो ऑब्वियस हो जाता है कि यार इसका डिटरमिनेंट जीरो है। या जरूरी नहीं है कि खाली ये रीजन हो कि सारे रोज कॉलम जीरो है, या किसी भी रीजन से आपका डिटरमिनेंट जीरो है, तो वो आप इनवर्स निकाल सकते हैं। ये एक सिचुएशन है जो बड़ी ऑब्वियस है, जो आपके केस में नजर आ रही थी, मगर सिचुएशन दूसरी भी हो सकती है। बस गए ये डिटरमिनेंट में लूं, ये एक सिंपल सा ले रहा हूं मैं डिटरमिनेंट, ये 3 into 4 ले लिया, ठीक है, और ये 2 6 ले लिया। अगर ये डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ये है, तो इसका डिटर्मिनेंट विल भी 3 into 4 माइनस 2 into 6, तो 12 माइनस 12 इसका भी डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कोई एक रो को, अगर कोई रो कॉलम जीरो है तो आपको ये कैलकुलेशन के बगैर ही पता चल गया। अगर रो कॉलम जीरो नहीं भी है, फिर भी आपको चेक करना है कि डिटर्मिनेंट जीरो तो नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर है, फिर वो सॉल्व होगी। ओके, तो ये अच्छा, तो रेड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ ए इज, अच्छा अब ये हो गया। अब ये वाली ऐसे ए का अगर ए इन्वर्टेबल है, तो फिर इसका मतलब है कि आपका जो रेड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म ए का होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। रेड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म प्रॉपर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा अगर ए इन्वर्टेबल है। अदरवाइज यू नो इट, कोई रो जीरो या कुछ हो जाएगी तो उस जगह ए नहीं होगा, तो आपके फिर सारे वेरिएबल्स की यूनिक आंसर्स नहीं मिलेंगे। हमने आपको जो सेकंड क्वेश्चन दिया था वो इस केस के लिए दिया था कि उसके सारे, वो इन्वर्टेबल था, तो उसके ये डायगोनल के सारे रिड्यूस करके 1 होने चाहिए आपके उसमें ये। अच्छा, तो ए इज एक्सप्रेसिबल एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस, ठीक है। यानी जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया कि ए पे एलिमेंट्री मैट्रिसेस जो हमने ई डिफाइन किए हुए हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करके ए को एक्सप्रेस किया जा सकता है। यानी एलिमेंट्री मैट्रिसेस की प्रोडक्ट के तौर पर ए को एक्सप्रेस किया जा सकता है। फिर अच्छा, ये एक बात कि अगर ये इन्वर्टेबल है तो फिर ए एक्स इज इक्वल टू बी इज कंसिस्टेंट फॉर एवरी बी। यानी आप अब बी इधर जो मर्जी यूज करते जाएं, अगर ये इन्वर्टेबल है तो अब आपको कंसिस्टेंट आंसर रहेगा। अब आपका सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट कब होता था? ये होता था कि आपके यहाँ राइट हैंड साइड पे कोई एक नंबर है आपके बी में, फर्ज कर यहाँ 5 है। अच्छा, अगर आपके ये सारे जीरो हो गए लेफ्ट पे, तो आपका यानी इसका जो रिजल्ट होगा, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो हो जाएगा, और राइट पे एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो जीरो इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये वो केस है जिसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब है ये इनसॉल्युबल है। तो अगर कोई ए ऐसा है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो फिर तमाम राइट हैंड साइड पे बी के लिए आपको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। ये इन्वर्टिबिलिटी इंश्योर करती है। और इनफैक्ट कंसिस्टेंट के अलावा आपको एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी एक हमारे केसेस हैं जिनमें हम कहते हैं यस सॉल्यूशन, जब नंबर ऑफ इक्वेशंस रिड्यूस हो जाते हैं इसके जीरो होने से या कम इक्वेशनें हैं, तो हमने वो सॉल्यूशन नहीं निकाले थे कि भाई ओके x4 जो है वो सपोज x3
इज इक्वल टू x4 हो जाता है, क्योंकि x4 की वैल्यू नहीं है, तो x3 इज इक्वल टू x4। जो आप कहते हो चलो ये कोई एक वेरिएबल हम रख लें कि x3 इज इक्वल टू r, ये हमने किया था। जब जब यूनिक वाला केस नहीं होता तो ये आ जाता है कि x3 इज इक्वल टू दिस, फिर x2 इज डिपेंडेंट ऑन दैट, तो x2 विल बी r प्लस s, x2 will be r plus s और x1 will be r plus s plus t। तो ये वेरिएबल्स हैं जिनमें आप जो भी वैल्यू रखेंगे उससे वो सेटिस्फाई हो जाएगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे। ये कब बनते हैं? जब n अननोन के लिए n इक्वेशंस नहीं होती। अगर n के लिए n इक्वेशंस हो तो वो आपका ये a जो है इन्वर्टेबल है, और फिर उसमें आपके ए एक्स इक्वल टू बी के लिए वन यूनिक सोल्यूशन वाला केस होगा, क्योंकि आपके डायगोनल पे सारे वन आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, और इधर आपके बी की वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब आपका कोई जीरो वाला या ऐसा मिसिंग नहीं है, तो आपका इसको जो एक तो वैसे ही इसके सबके आंसर ये हो गए कि x3 इज दिस, x2 इज दिस, x1 इज दिस। और ये हमेशा जब ये ए इन्वर्टेबल है तो क्योंकि हमने कहा कि ये इस तरह डायगोनल बन जाएगा जब आप रिड्यूस करेंगे, यहाँ हमने ये भी कह दिया कि आई एन बनेगा रिड्यूस होने से, तो आई एन बनेगा तो हमें ये यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये बहुत सारी बातें आपस में इंटर रिलेटेड हैं जो आपको समझनी चाहिए, सॉल्व करते वक्त आपके रीजनिंग में शामिल होनी चाहिए। अच्छा, ये अब आप ये के एग्जांपल्स हैं कि आप ये दो एग्जांपल इसी रूल के तहत कर लें। ये भी ये थ्योरम ने इसके बाद के, अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, एक ही साइज के स्क्वायर मैट्रिसेस, और ए बी इन्वर्टेबल है, तो फिर ए और बी भी इन्वर्टेबल होंगे। यानी यानी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसी साइज का बी एक और स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अगर आपको कोई कहता है कि ए बी प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इन्वर्टेबल, प्रोडक्ट ऑफ ए बी, प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी इज इन्वर्टेबल, तो आप अगर ये गिवन आपको दे दें तो, और समबॉडी आस्क यार आपको क्वेश्चन हो क्या ए इन्वर्टेबल है, क्या बी इन्वर्टेबल है, तो आप वो आंसर खाली इस स्टेटमेंट से दे सकते हो। अगर ए बी प्रोडक्ट इन्वर्टेबल हो तो ईच वन ऑफ दीज विल बी इन्वर्टेबल। ये एक प्रॉपर्टी आप विदाउट कैलकुलेशन इस वजह से बता सकते हो। ये उसके आपको एग्जाम्पल दी गई कि इनको सॉल्व कीजिए इन मेथड से। अच्छा, एंड में हम पिछले दफा ये देख रहे थे, ये डायगोनल, ट्रायंगुलर एंड सिमेट्रिक, ये हमने कई जगह पार्शियली अपने कामों में यूज़ किए हैं। जब हमने गॉसियन और गॉसियन जॉर्डन मेथड को रो रिडक्शंस अप्लाई कर रहे थे, उस वक्त भी ये बातें या इनका अल्फाज आ रहे थे। अब इसको फॉर्मलाइज तरीके से डिफाइंड टर्मिनोलॉजी में हमें पता होना चाहिए, ताकि आपके मैथ्स में हर जगह when the problem is given, these terminologies are used, these properties are defined, these properties are mentioned, or these properties have to be used। तो अब उन्हीं बातों को जो आप कर रहे थे उनकी सिर्फ फॉर्मल रूल्स और कुछ उससे एडिशनल बेनिफिट हम देखेंगे यहाँ के डायगोनल, ट्रायंगुलर और सिमेट्रिक मैट्रिसेस के क्या मामलात हैं और क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं। ये इसको यहाँ से हम छोड़ते हुए यहाँ से ये इधर से कर लेते हैं। ओके, पहली बात डायगोनल मैट्रिक्स। हमने जब कोई कहे डायगोनल मैट्रिक्स, यू रिमेंबर के मैंने वो क्वेश्चन में चेंज कराया कि मैंने डायगोनल लिखा हुआ था और फिर मैंने कहा ओके हम इस केस में वी अवर डायगोनल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी, तो फिर हमने उसको चेंज किया। आइडेंटिटी और डायगोनल मैट्रिक्स में फ़र्क है, तो उस डिफरेंस को करने के लिए हमने उसको फिर नाम को चेंज किया। डायगोनल मैट्रिक्स जनरल वर्ड है कि अगर आपके मैट्रिक्स के डायगोनल पर सिर्फ नंबर्स हैं, तमाम डायगोनल्स पे नंबर हों, हैं नहीं, डायगोनल्स पे नंबर हैं और अदर एलिमेंट्स जीरो है। अगर ऑल अदर एलिमेंट्स अदर देन द डायगोनल आर जीरो, इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, अगर ये डायगोनल के ये नॉन जीरो सिर्फ था कि नॉन जीरो, अगर ये नॉन जीरो के अलावा
1 भी हो तो फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, n बाई n डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके तमाम डायगोनल पे नॉन जीरो नंबर्स हैं तो हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर ये नॉन जीरो नंबर सारे 1 हो तो हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स की बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं। जैसे हम मैट्रिक्स के अभी तक इन्वर्स मालूम करने के लिए हम बड़े लंबे चौड़े प्रोसीजर्स करते हैं। हमने देखा इन्वर्स का फाइंड करना कोई आसान काम नहीं है। इट इन्वॉल्व्स क्वाइट अ फ्यू स्टेप्स। हमने 4 मेथड सीखे हैं। डायगोनल में अगर हमें ये हो मैट्रिक्स कोई आप बना लो अपने ज़रूरत की वजह से, या आपकी मैट्रिक्स डायगोनल हो, तो इन्वर्स मालूम करना इज ट्रिवियल। आप डायगोनल के एलिमेंट्स का इन्वर्स निकालें। ये इन्वर्स मैट्रिक्स इन्वर्स नहीं है। इन्वर्स से मेरी मुराद है 1 बाय दैट रेसिप्रोकल, सॉरी इन्वर्स नहीं कहना चाहिए, रेसिप्रोकल, यानी d1 के 1 बाय d1, d2 1 बाय d2 dn। सिर्फ ये चेंज करें तो ये इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ये इन्वर्स मैट्रिक्स बन गई जस्ट बाय दिस। इस प्रॉपर्टी है, इसकी बिहेवियर है। अच्छा, अब हम जब किसी मैट्रिक्स की पावर लेते थे, अगर ये ए है और उसकी पावर लेना है तो ए को ए से मल्टीप्लाई करें, फिर ए से मल्टीप्लाई, सो मैनी टाइम्स हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा वो रिजल्ट बनता था। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो पावर लेनी है डी की डी के, तो सिंपली जो डायगोनल के एलिमेंट्स है इनकी पावर के कर दो, और ये मल्टीप्लाइंग दिस डी के टाइम्स के इक्वलेंट है। अगर आप चाहें तो इसको रीजनिंग भी है कि आप एक एक से मल्टीप्लाई करके इसके रीजनिंग बन रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है। वो जब रो और कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो यहाँ कॉन्साइड कर रहे हैं इस सेंस में, इसलिए ये पावर उस तरह बन गई है। तो ये बड़ी यूजफुल प्रॉपर्टीज हैं। इसका ये भी है मकसद कि कई दफा अगर आपको ये चीजें करनी हो तो आप में भी कि यू मेक ए डायगोनल मैट्रिक्स, अगर आपकी मैट्रिक्स थी और आप इसको इजीली डायगोनल बना सकते थे क्योंकि आपको जरूरत थी d⁻⁷ है, या आपको इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना था, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना था, तो आपने कहा इसको डायगोनल बनाया, और डायगोनल करके आपने इनको 1 बाय दिस किया तो आपको इन्वर्स मालूम हो गया। तो आप कई मुश्किल काम इस प्रॉपर्टी के में इस शेप में लाकर अपने आसान कर सकते हैं। अच्छा, अब डायगोनल मैट्रिक्स की फायदे एक तो मैंने ऊपर ही बता दिए, और अब और बहुत सारे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करना इज वेरी इजी। एक डायगोनल मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, ईदर ऑन द डायगोनल मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड पे हो या डायगोनल मैट्रिक्स राइट हैंड साइड पे हो, तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे कि अगर ये डायगोनल इधर है और दूसरी मैट्रिक्स ये है, तो आपके कॉलम्स, ये कॉलम्स पर इसका वेक्टर d1 d2 d2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर कॉलम पे d1 d2 d3, पहला कॉलम d1 d2 d3, दूसरा कॉलम d1 d2 d3, तीसरा d। अच्छा, ये एज ए प्रॉपर्टी हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हो जाता है, और अगर हमें प्रॉपर्टी की समझ है और या पता है तो हम इसको एक ही स्टेप पे काम कर सकते हैं। अगर हमें किसी वक्त धोखा हो कि या याद ना हो, तो हम जस्ट टू एक्सप्लोर द प्रॉपर्टी आप ये कर सकते हो कि आप एक ओके, ये प्रॉपर्टी आपको अगर लेट्स से याद नहीं है या आप इसको टेस्टिफाई करना चाहते हैं तो क्या है, इट इज एक्चुअली रिजल्टेंट ऑफ एक्चुअली मल्टीप्लाइंग दिस, और उसका जो नेट रिजल्ट है वो हम हर दफा इस बिहेवियर पर आएगा, तो आप इस प्रॉपर्टी को इसलिए यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लेट से वेरीफाई करनी है कि यार ये प्रॉपर्टी ठीक है, या आपको भूल गई है और आपने देखना है कि यार यहाँ पे d1 था d2 था, क्या होना चाहिए, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो बाय कि आप हम क्या होता है
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप इधर से ये वेक्टर पिक करते हो, इस वेक्टर को इधर लाके यहाँ रखते हैं आप, और डॉट प्रोडक्ट विद दिस निकालते हैं। तो जिस कॉलम से ये लेकर आते हैं उस कॉलम में उस डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट लिख देते हैं। तो ये वेक्टर अगर आपने यहाँ से पिक किया और इसके साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट लिखी, ये क्योंकि पहला कॉलम था तो इसकी इससे डॉट प्रोडक्ट आप यहाँ लिखेंगे, इस कॉलम में आप लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्या हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो A11 D1 और प्लस आगे 0 0। सो इस कॉलम का पहला A11 D1 हो गया, यानी D1 के साथ सिर्फ ये A11 सर्वाइव करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर यही वेक्टर नीचे आ जाएगा और डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो अब ये वाला टर्म गायब हो जाएगी, ये टर्म गायब हो जाएगी, ये रह जाएगी A21 विद D2 और फाइनल रिजल्ट A21 विद D2 हो जाएगी, ठीक। और फिर तीसरा आप इसको फिर करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो A31 इंटू D3, A31 इंटू D3। तो आप देख रहे हैं कि जो आपके पहले कॉलम में A11, A21, A31 थे वो यहाँ इस कॉलम में अपीयर हो रहे हैं प्रोडक्ट के, और हर एक के साथ पहले के साथ D1, दूसरे का D2, तीसरे का D3 है, ठीक। D1, D2, ये D2 था, ये D3, ये यहाँ पर है कि वही टर्म्स कॉलम के लिखे हुए हैं, इसको D1 से, ये D2 से, D3, और हर कॉलम का यही हो रहा है। इस कॉलम में भी D1 D2 दे, इस कॉलम में भी। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है डायगोनल मैट्रिक्स के, कि ये मल्टीप्लाई में हमारा काम आसान कर रही है। इसी तरह जब इस तरफ लिखोगे डायगोनल मैट्रिक्स, और यही मैंने जो अभी मेथड बताया है वेरीफाई करने का, आप देखोगे तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा। अब ये D1 वाला वेक्टर आके इसके साथ ले कर रहा है, और ये अब डॉट प्रोडक्ट में पहले D1 इसके साथ यहाँ यूज हो गया, फिर ये D1, अब ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है जो आप यहाँ से उठा के लाए, यहाँ आपने लिखा ये लिटाया ये वेक्टर जिसमें D1 0 0 है, D1 और 0 0, और अब आप ये मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं, इस पूरी रो के साथ कर रहे हैं, तो D1 A11, जब इस रो के साथ कर रहे हैं तो D1 A21 रह जाएगा, ये वाले गायब हो जाएंगे। इस रो के साथ कर रहे हैं तो D1 A31, इस रो के साथ कर रहे हैं तो D1 A41, बाकी जीरोज हैं तो वो डॉट प्रोडक्ट में उनकी टर्म गायब हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ, अब क्या हो रहा है इस केस में, जब ये D इधर है तो D1 पूरा एक जैसा आ गया, और ये कॉलम आपने वैसे ही लिख दिया, और इसी तरह यहाँ D2 एक जैसा आ गया और आपने कॉलम लिख दिया, और यहाँ D3 आ गया, तो आप इसकी प्रोडक्ट, इस केस में D1 D2 D3 आ रहे हैं, ये आप देखें सब में अपने अपने कॉलम के साथ, और उस केस में सबके साथ D1 सबके साथ D2 ये हो रहा है, और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल्स के मुताबिक है। अगेन हमारी मल्टीप्लिकेशन बिकम्स वेरी इजी इफ यू हैव द one of the matrix you change to the diagonal, which means कि अगर आपको कोई लंबी चौड़ी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी थी और आपके पास एक हैंडी रेडीली ऑप्शन था इसको डायगोनल बनाने का, इधर वाली मैट्रिक्स को, तो आप बहुत क्विकली फिर मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। अच्छा, अब ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की बात जो हमने पीछे की है, यहाँ डायग्राम से इस बात को कहते हैं। अगर आपके मैट्रिक्स में डायगोनल और उसके ऊपर के एलिमेंट्स हों और नीचे डायगोनल से नीचे के सारे जीरो हो जाएं, तो हम इसको अपर ट्रायंगल, इसमें अपर ट्रायंगल जिंदा है, नीचे की ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल इसमें आपने जीरो कर दिया। एक मैट्रिक्स जिसमें आप लोअर ट्रायंगल को जीरो हो सारे एलिमेंट्स, वो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहलाती है। और एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें
अपर ट्राइंगल के सारे जीरो हों लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, ऑब्वियस है कि यहाँ ट्राइंगल इधर बनी हुई है, या ये ख्याल रहे कि डायगोनल उस ट्राइंगल में शामिल है जो हम कहते हैं अपर ट्राइंगल। अगर ये मैट्रिक्स है, लोअर ट्राइंगल जो जीरो है उसमें डायगोनल शामिल नहीं है। ओके, तो ये अपर और लोअर ट्राइंगुलर हो गए। अच्छा, और जब हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं तो वो अपर ट्राइंगुलर भी है और लोअर ट्राइंगुलर भी, क्योंकि अपर ट्राइंगुलर का मतलब है लोअर ट्राइंगल जीरो, लोअर ट्राइंगुलर का मतलब है अपर ट्राइंगल जीरो। अगर एक मैट्रिक्स अपर एंड लोअर बोथ ट्राइंगल है, इसका मतलब है ये भी जीरो और वो भी जीरो, तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। क्या है ये? आप रो एक्लोन फॉर्म जब हम अप्लाई करते हैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स पर, तो हमारा जो प्रोसेस होता है वो इस तरह होता है कि हम हर कॉलम में यहाँ टॉप से शुरू होते हैं, यहाँ जो भी नंबर है हम ये करते जाते हैं। ये है असल में जो नॉर्मल रो एक्लोन फॉर्म है, नॉट रिड्यूस रो एक्लोन फॉर्म। नॉर्मल रो एक्लोन फॉर्म ये करती है कि पहला ये कॉलम है, इसके नीचे के सारों को जीरो कर दो। दूसरा, अपने से नीचे के सारों को जीरो करो, ऊपर वालों को नहीं करता, नीचे को सारों को जीरो कर दो। तो इससे क्या होता है कि ये अल्टीमेटली अपर ट्राइंगल एंड अप होती है। यानी जब नीचे के सारी जीरे कर दें तो उसको हम कहते हैं अपर ट्राइंगल। तो रो एक्लोन फॉर्म अक्सर अपर ट्राइंगल पर एंड अप होगी। जो इसका तरीका है रूल कि हर फर्स्ट रो से हर एलिमेंट अपने से नीचे वालों को जीरो कर दे, तो ये नीचे ट्राइंगल को पूरी ट्राइंगल जीरो हो जाती है। अगर नीचे की ट्राइंगल को जीरो हो तो इट मींस इट इज एन अपर ट्राइंगल। और फिर इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताया था, बैक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसमें यहाँ वाले की वैल्यू आपको मिल जाएगी, फिर ये वैल्यू यूज करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इन दो की वैल्यू यूज करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और इस तरह हम तमाम सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो ये वो बात बताइए कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो एक्लोन फॉर्म में हम करें तो वो इट एंड्स अप एज ए अपर ट्राइंगल। ओके, अच्छा, इसको अगर हम इंडेक्स की शक्ल में लोअर और अपर ट्राइंगल को डिफाइन करना चाहें, इंडेक्स की शक्ल में भी डिफाइन किया जाता है। तो लोअर ट्राइंगल का मतलब है कि आई इज लेस देन जे, और अपर ट्राइंगल का मतलब है कि आई इज ग्रेटर देन जे। यानी अगर ये अपर ट्राइंगल है तो इसमें वो तमाम एलिमेंट्स जिसमें देखिए डायगोनल पे आई और जे इक्वल होते हैं, इस हिस्से में जे बड़े होते हैं आई से, यहाँ इक्वल है, इधर जे बड़े हैं और इधर जे छोटे हैं, यानी कि आई बड़े हैं। इस हिस्से में आई ग्रेटर होता है, इस हिस्से में जे ग्रेटर होता है, डायगोनल पर आई और जे बराबर होते हैं। तो इस केस में ऑल द एलिमेंट्स जिनका i इज ग्रेटर देन j, तमाम ऐसे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ आई जे, ए के आई जे, तमाम एलिमेंट्स जिनमें i इज ग्रेटर देन j वो जीरो हैं। और इस केस में अगेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आई जे, ए के आई जे एलिमेंट जिनमें I is lesser than j या j is greater than I, j is greater than I एलिमेंट जो हैं वो जीरो हैं। इसमें I ग्रेटर देन j वाले एलिमेंट जीरो हैं, जीरो, इसमें j ग्रेटर देन I वाले जीरो हैं। ये इसकी डेफिनेशन और इसका प्रॉपर्टी है जो आपको नजर भी आ रही है और ये हमें पता होनी चाहिए। ओके, अब ये इन बातों से हमने पीछे ट्रांसपोज को भी देखा है, इनवर्सिस को भी देखा है, अपर ट्राइंगल देखा, लोअर ट्राइंगल देखा। तो इनके कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरम्स, बड़े ऑब्वियस थ्योरम्स निकलते हैं हमारे, जो हमें अपनी लीनियर अलजेब्रा की कैलकुलेशंस के वक्त हैंडीली काम आते हैं। वो प्रॉपर्टी हम चेक करें कि यार ये कोई इरेगुलर मामला तो नहीं हो गया। अच्छा, और ये आपको इसकी
जब आपने सॉल्व किया, कोई इन्वर्स निकाला, कोई ट्रांसपोज निकाला, कोई मल्टीप्लाई किया मैट्रिसेस को, तो आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आपको फॉरन एरर आप ऑब्जर्व कर लोगे कि यार ये तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, इसका मैंने इन्वर्स निकाला है, ये क्या हुआ। तो ये प्रॉपर्टीज हमें लॉजिकल हैं, या आप हम हर जैसे केस में अभी हमने पीछे निकाला है डायगोनल के केस से, इनमें हर एक को वेरीफाई हम कर सकते हैं। तो ये क्या है, और ये सब अंडरस्टैंडेबल। ट्रांसपोज ऑफ ए लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर एंड ट्रांसपोज ऑफ ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज लोअर ट्रायंगुलर। ऑब्वियस, ऑब्वियस। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को आप कॉलम्स में लिखते हो, इस रो को फिर कॉलम में, इस रो को कॉलम में। तो आपके ये जो अपर ट्रायंगल का जब ट्रांसपोज आप लोगे तो ये लो ट्रायंगल का लो ट्रायंगल बन जाए, क्योंकि जीरो सारे उधर चले जाएंगे और ये नंबर इधर आ जाएंगे यहाँ। तो लो ट्रायंगल का ट्रांसपोज अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स होगी, और अपर का होगा तो वो लोअर ट्रायंगल। ठीक है, वो जीरोस दूसरी तरफ चले गए। ओके, क्योंकि रोज को कॉलम में आप लिख रहे हैं। ओके, अगर आप दो लो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट भी लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही रहेगा। वो अगर आपने मल्टीप्लाई किया और आपने देखा यार ये मेरे आंसर में तो ये लो ट्रायंगल नहीं रहा, आपको फौरन पता चल जाएगा आई हैव मेड सम मिस्टेक, लेट मी चेक। और उसकी भी यही रीजन है, अगर आप कॉलम और रोज का वो असूल जो मल्टीप्लाई में अभी हमने देखा इस्तेमाल करें, तो उसमें वही होगा कि उस जगह ही वो टर्म्स बाकी बचेंगी। तो फिर आपको ये पता हो कि अगर दो लो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ लो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस तो लो ट्रायंगुलर ही रहेगा रिजल्ट, और अगर अपर ट्रायंगुलर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट अपर ट्रायंगुलर रहना चाहिए। ओके, प्रोडक्ट मैट्रिक्स में। फिर ओके, एक चीज ये अच्छा ये भी देखिए, जैसे अभी हमने डिटर्मिनेंट का मामला बताया था, आम मैट्रिसेस में जब आप इनवर्स निकालने लगे तो आप पहले देख लें कि यार इसका डिटर्मिनेंट तो जीरो नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो तो प्रोसीड ना करें, इनवर्स ना मालूम करें, क्योंकि वो इन्वर्टेबल नहीं होगी। इसी तरह ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी उससे भी ज़्यादा इजी है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगी अगर डायगोनल के तमाम एंट्रीज आर नॉन जीरो। जैसे ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल पे नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, ऑल जीरोस नहीं होंगे। तो अगर डायगोनल में कोई जीरो एलिमेंट है इसका मतलब ये इन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, आप इसको अपर ट्रायंगुलर कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर है, मगर अगर कोई भी इसमें जीरो एलिमेंट आया इसका मतलब है ये आप इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। बाकी आप चीजें करें, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जो हमने अभी सीखे हैं वो होंगे, वो वैसे ही रहेंगे। तो ये आप अगर प्रॉपर्टी देख लें तो डोंट स्पेंड टाइम इन कैरिंग आउट ऑल द कैलकुलेशंस ऑफ द इनवर्स, एंड में फाइंड करें आप कि यार ये तो नहीं हुआ इनवर्स इसका। जैसे वो जीरो वाली रो के केस में आप लोग उसको करते रहे, जो कि एक्चुअली नहीं करना चाहिए। अच्छा, इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है, जैसे ये मैंने बताया कि अगर तमाम एंट्रीज उसकी नॉन जीरो हैं, इसका मतलब है वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगी। एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, अब वो इन्वर्टेबल है। अब जब इन्वर्टेबल है तो आप उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो उस ऐसी इन्वर्टेबल लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जब इन्वर्स निकालेंगे तो वो लो ट्रायंगुलर में ही रहेगा। और अगर इन्वर्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का निकालेंगे तो वो अपर ट्रायंगुलर रहेगा। यानी अगर आपने फर्ज करें एक लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से उसका इन्वर्स कैलकुलेट किया और एंड में आपको आंसर आया, तो यू मस्ट चेक कि यार ये लोअर ही है अभी भी या नहीं। अगर उसमें किसी और जगह भी कोई एक नंबर आपको नजर आ जाता है दूसरे हिस्से में, इसका मतलब आपने इन्वर्स सही कैलकुलेट नहीं किया, उसको आप दोबारा चेक करें।
ये प्रॉपर्टीज आपको इस सेंस से भी हेल्प करेंगी और बहुत से दूसरे तरीके से भी हेल्प करेंगी। ये तो एग्जांपल्स हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर सारे जीरोज हैं, और ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर सारे जी, ये डायगोनल है, इसके नीचे ये सारे जीरोज हैं। अब ये वाला वो केस है कि इसको भी हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो कहेंगे, क्योंकि इसका डायगोनल, पूरा डायगोनल तो जीरो नहीं है, मिक्स्ड नंबर्स हैं, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन क्योंकि इसमें एक नंबर भी जीरो है, इसका मतलब है ये तय हो गया कि इन्वर्टेबल नहीं है, ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है, ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है। ये दोनों बातें जस्ट डायगोनल को देख के हमें पता चल जाएगा, और आप कैलकुलेट करके देखो तो आपके टैली हो जाएगी बात। अच्छा, हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो को सीखा था कि रोज को कॉलम में लिख दें तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। तो अब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें उसका ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स दोनों सेम हो, ए टी इज इक्वल टू ए, सारे मैट्रिसेस में ए टी इज इक्वल टू ए नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें ए टी और ए बराबर होते हैं, ठीक है, यानी कि उसका आई जेथ एलिमेंट इज इक्वल टू उसके जे आई एथ एलिमेंट के, ये इंडेक्स चेंज करके लिखा है। 12 अगर ट्रांसपोज और वो इक्वल है, इसका मतलब वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। तो अगरचे कॉमन सेंस भी ये बात कहता है, हम उसको एक्चुअल उसमें देख सकते हैं। तो अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज भी उसके बराबर है, जैसे अब ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज 7 - 3 को इधर कॉलम में लिखे 7 - 3, -3 7 को लिखें इधर कॉलम में -3 7, तो इसका ट्रांसपोज और ये एक है, ठीक है। इसी तरह इस मैट्रिक्स के एक होंगे, इसके भी, तो ये सिमेट्रिक होगी। अब सिमेट्रिक की वैसे प्रॉपर्टी क्या है कि आपका डायगोनल के अक्रॉस अपर और लोअर के जो आई जे और जे आई एलिमेंट्स हैं, मिरर इमेज वाले एलिमेंट्स हैं, वो इक्वल होंगे, ये सिमेट्रिक है। यहाँ तो ये डायगोनल है, ये दोनों इसके अक्रॉस मिरर इमेज इक्वल है। जरा बड़ी में जाते हैं, ये डायगोनल है, अब इमेजेस इसका ये है, इसका ये है, क्योंकि डायगोनल यहाँ है, ये इसका इमेज इतनी डिस्टेंस पे, इसका ये इमेज, तो ये सारे इक्वल हैं, सिमेट्रिक। और ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ऑफ कोर्स इनके क्रॉस ये सिमेट्रिक है। पूरी ट्रायंगल का मिरर इमेज इधर, पूरी ट्रायंगल का मिरर। अच्छा, अब ये वो जो प्रॉपर्टीज हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस की, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं और उनका साइज भी एक है, ठीक है, तो एंड सपोज के इज सम कांस्टेंट, के इज सम कांस्टेंट, तो ए का ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा, यानी ए अगर सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा। ओके, अंडरस्टूड। ए और बी ये दोनों सिमेट्रिक थे, इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो भी सिमेट्रिक होगी। एक्चुअली उन्हीं लोकेशंस पर वही नंबर सेम ऐड हो रहे हैं, दोनों तरफ ऐड हो रहे हैं, तो वो सिमेट्रिक रहना हमें, और कुछ इसके एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, इसके बिहेवियर से भी देख सकते हैं कि इनके सम और डिफरेंस जो निकलेंगी मैट्रिसेस वो भी सिमेट्रिक होंगी। और ऑफ कोर्स अगर किसी उसमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो कांस्टेंट सब जगह चला जाएगा, तो वो जो भी नंबर्स हैं वो उतने टाइम्स बढ़ेंगे, इधर का नंबर भी और उधर का नंबर भी सेम रेशो से बढ़ जाएगा, तो फिर के ए भी सिमेट्रिक होगा। ये हमारे बेसिक रूल से ये प्रॉपर्टीज हम अखज़ करते हैं। फिर एक और इस बात से हम निकाल सकते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस सिमेट्रिक हैं तो उनकी प्रोडक्ट में सिमेट्रिक होगी, हमेशा नहीं होगी। दो मैट्रिसेस सिमेट्रिक हों, उनको आप मल्टीप्लाई करें तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि उनकी प्रोडक्ट हमेशा सिमेट्रिक होगी। ओनली
अगर वो कम्यूटेबल हैं, यानी ए बी और बी ई का रिजल्ट अगर एक है तो फिर प्रोडक्ट विल आल्सो बी सिमेट्रिक। अगर ये रिजल्ट एक नहीं है तो फिर सिमेट्रिक होना उनकी कोई गारंटी नहीं। ठीक, जैसे अब ये ये भी एक दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं और ये भी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। ठीक, लेकिन इनमें आप चेक करेंगे कि एक सेट ऐसा होगा जिसमें ए बी और बी ए इक्वल होंगे। आप यू नीड टू चेक दैट, उन दोनों को चेक करो। इनमें से एक ऐसे हैं जो कम्यूटेबल है, एक सेट कम्यूटेबल होगा। जो कम्यूटेबल है उसके केस में फिर आप प्रोडक्ट लो और देखो कि प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगी, और जो कम्यूटेबल नहीं है उसकी प्रोडक्ट लो, वो सिमेट्रिक नहीं होगी। ये वेरीफाई करने के लिए आपको असाइन भी किया जा सकता है कि ओके, या आपसे आपको ये मालूम हो कि ये ए बी इज इक्वल टू बी ए है फॉर दीज मैट्रिसेस, ये कम्यूटेबल मैट्रिस है। कोई आपके कहेगा ये कम्यूटेबल मैट्रिस है, तो अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि क्या इनकी प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगी, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी यू कैन से दैट एंड यू कैन प्रूव इट बाय कैलकुलेशन ऑल्सो। और ये अनदर कि अगर एक मैट्रिक्स है और वो इन्वर्ट हो सकती है, तो अगर वो सिमेट्रिक है, एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, अगर वो इन्वर्ट हो सकती है तो उसका ए इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी और आपने उसका इन्वर्स निकाला, अगर उसका इन्वर्स का आंसर के एलिमेंट्स आपस में सिमेट्रिक नहीं है, यू नो इट के आपने मिस्टेक की है, यू हैव टू करेक्ट इट। एक नजर से हमेशा जब आप कैलकुलेशंस करते हो तो यू शुड नो योर वेज ऑफ वेरीफाइंग योर रिजल्ट्स के आर दे करेक्ट और यू नीड टू डू सम करेक्शन। तो ऐसे ये जो रूल्स हैं वो आपको बहुत हैंडी काम आएंगे इस वजह से। और फिर ये कि इन जनरल एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बात हम नहीं कह रहे कि तमाम सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होती हैं, ये कोई पाबंदी नहीं लगा रहे। ये कह रहे हैं कि ऐसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो इन्वर्टेबल होंगी उनका ए इनवर्स सिमेट्रिक होगा, ये बात कही जा रही है। ये नहीं कहा जा रहा कि ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर इन्वर्टेबल। देयर मे बी सम सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो इन्वर्टेबल ही नहीं है, फिर वो सॉल्व नहीं हो सकते हैं, उनका इनवर्स नहीं पता किया जा सकता। अच्छा, इसी तरह अगर आप एक मैट्रिक्स को अपने ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो या उसके ट्रांसपोज को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, दो मैट्रिसेस हैं और उनका आपने ये एनी मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक की बात नहीं हो रही, एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ट्रांसपोज या एनी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय द मैट्रिक्स का रिजल्ट हमेशा सिमेट्रिक होगा, क्योंकि वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वहां पर आ गए एक जैसे जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट सिमेट्रिक होगा। ये सिमेट्रिक नहीं था, ए सिमेट्रिक नहीं है, ए वॉज ए नॉर्मल मैट्रिक्स, लेकिन इसी ए के ट्रांसपोज से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिमेट्रिक, प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगी। ये इसी बात को जैसे आपको प्रूफ करने को मैं दे देता हूं कि यार ये ए मैट्रिक्स है और देखो वेरीफाई करो कि क्या ये ट्रू है कि ए टी सिमेट्रिक होता है। ओके, तो ये आप वेरीफाई करने का तरीका आपको बताओ कि आप पहले ए लो, फिर ए टी लो, यहाँ ए टी भी लिखना चाहिए, ए टी के रो को कॉलम की शक्ल में ये यहाँ ए टी लिखोगे और फिर कहोगे ओके मैं ए टी इंटू ए फाइंड करता हूँ और ए इंटू ए टी फाइंड करता हूँ, तो ये आपने ए टी और ए को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, ए और ए टी को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। ये वो वाली बात है कि इनकी प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होगी, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इक्वल होगी। ये आप इस बात पर गौर रखें, हमने ये बात कही है उस लेमा में कि अगर एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होगी इन बोथ केसेस। इसको इधर लिख के मल्टीप्लाई करें या इधर लिख के मल्टीप्लाई करें, रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक। बट इट इज नॉट कि ए इंटू ए टी इंटू ए और ए इंटू ए टी इज इक्वल, ये नहीं कहा गया है, डोंट एक्सपेक्ट दैट।
तो आपने ए टी ए को मल्टीप्लाई किया, ये मैट्रिक्स आप देखें ये डायगोनल है और उसके क्रॉस सिमेट्रिक, ए को ए टी से मल्टीप्लाई किया इस तरह, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, इधर देखें। लेकिन ये दो इक्वल नहीं है, ये रूल नहीं है कि ए टी इंटू ए और ए इंटू ए टी इज इक्वल। बी मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट। और अच्छा, ये एक और प्रॉपर्टी कि अगर ए इन्वर्टेबल है, यानी यहाँ पर भी अगर ये इन्वर्टेबल था, तो ये जो इनके ए टी ए या ए टी की जो ये मैट्रिसेस आई हैं, इनके बारे में भी आप कह सकते हो बगैर कोई वेरीफाई किए या कोई रूल अप्लाई किए कि ये भी इन्वर्टेबल है, इनका इन्वर्स कैलकुलेट हो सकता है अगर इसका आपको पता है। जैसे आपने इसका आपने डिटर्मिनेंट से चेक कर लिया कि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो अब आपको पता है ये इन्वर्टेबल है। अच्छा, अब जब इसका पता है तो आपने ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर ये कैलकुलेशंस की हैं, तो यू कैन बी श्योर कि ये अब विदाउट फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट आप कह सकते हो ये भी इन्वर्टेबल है, ये भी इन्वर्टेबल है। अब हमें मैट्रिसेस को डील करने में उनको एज ए फैक्टर लेना भी बहुत जगह जरूरत पड़ता है, यानी इंडिविजुअल कॉलम्स या इंडिविजुअल रो से मल्टीप्लाई करना। यानी व्हाट आई एम सेइंग इज, इसको दोबारा यहां मैं कहता हूं, हम जब कहते हैं कि हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अच्छा, A1 A2 AM, ए के ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स, हम यहाँ ये बात कह रहे हैं। अगर हम असल में होता क्या है कि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इसके कॉलम लेते हैं, इसकी रो से मल्टीप्लाई करते हैं, एक रिजल्ट आता है, वो एलिमेंट हम लिख देते हैं, फिर इस कॉलम को दूसरी रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे का रिजल्ट लिख देते हैं, और इस तरह एक कॉलम बिल्ड कर लेते हैं, और फिर अगले कॉलम पे जाते हैं और वही काम करते हैं। तो अगर हम कहें कि हमारी ये मैट्रिक्स जो ये वाली है, इसकी ये रोज जो हैं, ये रो A1, ये रो A2, और इसी तरह ये रो AM, ये M/N मैट्रिसेस हैं, M/N, M rows and N columns, M/N मैट्रिक्स, ओके। M/N मैट्रिक्स हैं दोनों, M/N मैट्रिक्स A with N बाय, ये मैच होना जरूरी है, ये मैच होना हमारा जरूरी है एन का इस एन से, और बाकी ये कुछ भी हो सकता है, एन बाय आर या एन बाय एन, या एन चले, एन बाय, ये मैच होना जरूरी है, ओके। ये एम रोज हैं, A1 A2 AN। अब ये कॉलम, इसके कॉलम आप लिखें A1, ओ सॉरी A1, ये B है तो हम कॉलम्स को B से लिखते हैं, B1 B2 और लेट से BN। तो मैंने इसको रोज के नाम दे दिए, इनको कॉलम्स के नाम दे दिए। अब इसको जब हम प्रोडक्ट करेंगे ए और बी, तो जो रिजल्ट होगा, जिसको हम ए बी प्रोडक्ट या सी भी कई दफा मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं, ए बी प्रोडक्ट जो होगी वो दो तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक। एक क्या कि ये इस A1 के साथ ये पूरे बी को मल्टीप्लाई करें। पूरे बी को मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, ये इसके साथ ये B1 आएगा तो ये एक प्रोडक्ट, एक रिजल्ट बनेगा, फिर B2 आएगा, फिर ये रिजल्ट बनेगा, फिर B3 आएगा, और इस तरह ये एक कॉलम बन जाएगा।
तो हमारा एक कॉलम A1 को B1 से, B2 से, B3 से, इस पूरे B से मल्टीप्लाई करें इसकी एक रो को, तो हमारा एक रिजल्ट का कॉलम बन जाएगा। ये पहला कॉलम रिजल्ट का निकल आएगा। और ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं इस A1 को इस पूरे B से। और दूसरी तरफ हम अगर करें तो हम ये कर सकते हैं कि A को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएं और हमारी रो बनती जाएगी और उस तरह मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक स्पेसिफिक कॉलम, प्रोडक्ट के स्पेसिफिक कॉलम या रो को फाइंड करने के लिए हम इस तरह इनको ब्रेक कर सकते हैं। ए बी में पूरे ए मैट्रिक्स पर बी के तमाम वेक्टर्स, ए मैट्रिक्स ऐसे पूरा लिया और बी के वेक्टर्स, ये बी के वेक्टर्स से इस ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फिर ये ए इंटू बी वन, ए बी वन, ए बी टू, ए बी एन, ये हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स बन रहा है। ए को वेक्टर B1 से मल्टीप्लाई करना, ए को वेक्टर B2 से, और दूसरी तरफ ए बी के मालूम करने के लिए हम ये वाला, ये बारी बारी लें और पूरे B से मल्टीप्लाई करें, यानी A1, A2, AN को B से मल्टीप्लाई, तो A1B, A2B, AMB। तो अब हमारी ये प्रोडक्ट को स्पेसिफिक रो मालूम करने के लिए, स्पेसिफिक कॉलम मालूम करने के लिए हम ये मालूम, इससे स्पेसिफिक कॉलम पता चल जाएगा प्रोडक्ट का, और इससे स्पेसिफिक रो पता चल जाएगी प्रोडक्ट की। तो हम इस तरह प्रोडक्ट के अमल को इस तरह ब्रेक कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन। यानी ये अब ये बात है कि प्रोडक्ट में अगर आपको जेथ कॉलम पता करना हो, गया जेथ कॉलम मेरी प्रोडक्ट में क्या होगा, ए बी के प्रोडक्ट में जेथ कॉलम क्या होगा, आप कहोगे मैं ए मैट्रिक्स को लूं और इस एक वेक्टर जो बी का जेथ कॉलम में है उस इस मैट्रिक्स को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो प्रोडक्ट का जेथ कॉलम निकल आएगा। दूसरा कि अगर आप ith रो मालूम करनी है आपने प्रोडक्ट की, ए बी की ith रो क्या होगी, ये ए बी है आपका, अगर आपको इसका जेथ कॉलम का पता करना है, ये जेथ कॉलम ये पता करना है, तो आप क्या करोगे, ए इंटू जेथ कॉलम, यानी मैट्रिक्स ए को वेक्टर जे से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, दूसरे केस में रो पता करनी है तो आपने ए की तो ith रो ले लो, ए की ith रो लो और उसको पूरे बी से तो ये वेक्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की उस रो को उस मैट्रिक्स से, तो आपको वो रो मालूम होगी ये पूरी। तो प्रोडक्ट की स्पेसिफिक रो या कॉलम को हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं, और ये सारे इकट्ठे लिख दें तो पूरा प्रोडक्ट लिख देंगे। तो अब इसके लिए हम ये वाली बात, इस बात को देखते हुए कह सकते हैं कि ये हम अगर ये ए मैट्रिक्स है और ये इसके बी के कॉलम में फर्स्ट को ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है और ये B4 है, ठीक है। तो उस रूल के तहत प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी का आपको अगर जेथ कॉलम लिखना है, ये इसका जेथ कॉलम क्या होगा ये लिखना है, ठीक है। तो इसका आप जेथ वेक्टर लोगे, जेथ वेक्टर जो भी कॉलम, जेथ वेक्टर फर्स्ट को सेकंड कॉलम लिखना है तो ये जे ही हो गया आपका ये वाला। तो आप इसको, इस वेक्टर को इस पूरी मैट्रिक्स से, यानी कि ए, ये फर्स्ट को अगर ये था B1 B2, तो आप A इंटू B2 करोगे, A इंटू B2, ये जो कैलकुलेशन होगी वो यहाँ एक कॉलम बन जाएगा, यहाँ J इज इक्वल टू 2, तो मैं आपको कहें J इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस मैट्रिक्स को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब होगा दिस, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो वो एक आंसर आ जाएगा। फिर दिस, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, वो दूसरा आंसर आ जाएगा। तो आपका ये जेथ कॉलम पता चल गया, ठीक। और इसी तरह रो का, कि अगर आपने इसकी प्रोडक्ट की रो ये कैलकुलेट करनी है तो आप ये रो मल्टीप्लाइड बाय दिस होल मैट्रिक्स, तो आपको
प्रोडक्ट की ये रो पता चल जाएगी। तो ये है ब्रेक करना मल्टीप्लिकेशन को, क्योंकि हम उसमें यही कर रहे होते हैं, रोज और कॉलम्स के डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, हम इसको दो हिस्सों में स्प्लिट करके सिंप्लीफाई हो जाता है। तो इसके तहत हम अब ये कर सकते हैं कि आपको जो ये मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है वो हम एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, बिल्कुल शुरू में हमने लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर सीखी थी, वो अब हमारे लिए हैंडली यहाँ काम आ सकती है। एक्चुअली जब ए को किसी वेक्टर एक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो ये चीज बनती है ए एक्स। अच्छा, एक तो ये तरीका है, ये लें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये ऐड करें, मल्टीप्लाई ऐड करें, एक मल्टीप्लाई। लेकिन इसकी जगह हम वो भी कर सकते हैं कि आप पहला नंबर लें और इस वेक्टर से आप इसको ये वाला पहला नंबर लें, इस वेक्टर से फर्स्ट नंबर विथ फर्स्ट कॉलम, सेकंड नंबर विथ सेकंड कॉलम, थर्ड नंबर, nth नंबर विद कॉलम। तो ये मल्टीप्लाई करके इन्हें ऐड करें, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी ये वेक्टर्स लिए, इनको इन स्केलर से मल्टीप्लाई किया और इन वेक्टर्स को सम किया, तब भी यही रिजल्ट आएगा। तो यू कैन यूज द सम ऑफ दिस थिंग बाय जो b का जो इधर होता है, जो x के वेरिएबल्स हैं, जो ये वेक्टर है x नहीं, ये जो भी वेक्टर है, इसके स्केलर वैल्यूज को उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करके और इन सबको ऐड करें, तो ये इक्वलेंट है। यू कैन सॉल्व इट बाय दिस आल्सो, लीनियर कॉम्बिनेशन से। ये इसकी एग्जाम्पल है जो अब बहुत सारे वेरिएंट्स में आपको काम आ जाएगी। ये दो उसकी एग्जाम्पल्स हैं। मैट्रिक्स प्रोडक्ट, आपने अगर ये वाला मैट्रिक्स इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो ऑफ कोर्स एक तरीका आपका है, इस वेक्टर को लेंगे, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये आंसर आएगा। इस वेक्टर को लेंगे, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये आएगा। ये वेक्टर को लेंगे, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये आएगा। ये आंसर है। इट इज इक्वलेंट टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टेकिंग दिस एंड multiplying by this, taking second one and multiplying by second, taking third one and multiplying with third, और adding of these vectors, तब भी यही आंसर आएगा। दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। अच्छा, अब अगर इसको दूसरी तरफ से देखें, इधर अगर रो है, ये एक वेक्टर है और ये मैट्रिक्स है, इसका भी कैलकुलेशन में ये होगा, ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट पहला, फिर दूसरा कॉलम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट दूसरा, ये तो है नॉर्मल कैलकुलेशन। अब इसको सम ऑफ वेक्टर्स में क्या हो जाएगा कि आप इसका ये पहला एलिमेंट लेंगे और इसके साथ ये रो वेक्टर ले लेंगे, ये फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे, उसके साथ दूसरा रो वेक्टर ले लेंगे, तीसरा एलिमेंट लेंगे, उसका तीसरा रो एलिमेंट, इन्हें आपस में जो मल्टीप्लाई है वो करेंगे और ये ऐड करेंगे, फिर भी हमें वही आंसर मिलेगा। तो ये हमें कॉम्बिनेशन से मिला। और ये काम फिर आगे बढ़ सकता है कि अगर आप देखें कि ये ए बी, ए ये था, बी ये था, बिल्कुल डायमेंशन वाइज आपने वेरिएशंस लाए, इसका आंसर ये है, इसका आंसर अगर पूरी मल्टीप्लिकेशन करें तो ये है। लेकिन इसको अगर आप बाय द रूल ऑफ एडिंग दिस लीनियर कॉम्बिनेशन पे करें तो हम कहेंगे कि ओके, अब हम ये जो हमारे, अब हम इसको कॉलम वाले ऑप्शन से इसका आंसर, हर कॉलम को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम ये कॉलम सारे लिखें, ये कॉलम वन बाय वन कॉलम, और इनको इस जिस वेक्टर ने यहाँ आना था इनके साथ ओके। तो अब इसको इक्विवेलेंट वेक्टर सम से आप इसके तमाम वेक्टर्स को यहाँ लिखिए, ये वेक्टर्स को लिखिए, ये, और हर दफा दूसरे के कॉलम के तीनों नंबर बारी बारी इससे मल्टीप्लाई किए, पहले इसके, फिर ये दूसरे के, ये देखिए दूसरे के तीनों नंबर, फिर तीसरे के तीनों नंबर, फिर चौथे के तीनों नंबर, और आप इन वेक्टर सम से भी निकालेंगे तो आंसर का पहला कॉलम ये वाला, आंसर का दूसरा कॉलम ये वाला। तो यू कैन यूज combination of linear vector for finding any row or column of the product matrix। तो आप उसमें किसी एक रो या कॉलम को इस
वेक्टर्स के सिर्फ एडिशन से फाइंड कर सकते हैं। ओके, वी स्टॉप हियर। हमने हमने ओके, ये हम कर चुके हैं। ये आपको एग्जांपल खाली मैं यहाँ देने के लिए मैंने किया है कि डिटर्मिनेंट को कोफैक्टर एक्सपेंशन हमने पहले पीछे कर ली है, और वो ये स्लाइड वही है जो पीछे मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें यही होता है कि आप किसी भी एक डिटर्मिनेंट की जब आप कहते हैं कि आप उस रो और कॉलम को कैंसिल करके बाकी रिमेनिंग जो है वो माइनर है, माइनर के साथ का डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसके साथ साइन डालते हैं तो कोफैक्टर बन जाता है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त किसी एक रो के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करना या किसी एक कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना में डिटर्मिनेंट मालूम हो जाता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स जब मालूम करते हैं तब तो यह है कि यह आपकी एक मैट्रिक्स थी, इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स मालूम करने में आप हर एलिमेंट का कोफैक्टर उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स पहले करते हैं, फिर ट्रांसपोज एडजॉइंट के लिए आप हर एलिमेंट का कोफैक्टर मालूम करते हैं, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट में ये है कि आप किसी एक रो या एक कॉलम को एलिमेंट्स विद कोफैक्टर करें, ये पहली रो का तरीके से है, ये दूसरी रो। तो डिटर्मिनेंट में हम कोई एक रो या एक कॉलम को लेके उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई ऐड करते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट निकल आता है। हमें सिर्फ इतने कोफैक्टर्स की जरूरत होती है, और ये वो डिटर्मिनेंट की एग्जांपल है कि अगर आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, यू विल चूज एनी रो और एनी कॉलम। ये आपके पास सारे कोफैक्टर्स यहाँ आपने लिख दिए, यानी ये कैंसिल करके अगर इसे कैंसिल करते तो वो C11, ये आंसर है, C12, C13, ये सारे कोफैक्टर जो आपको किसी कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए वो यहाँ लिखे हुए हैं। मगर आपको डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए आप किसी एक रो के साथ उसके कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई सम ले लें तो डिटरमिनेंट मालूम हो जाएगा। तो आपको एडजॉइंट मालूम करने के लिए पहले तो ये डिटरमिनेंट इस तरह मालूम करना पड़ेगा, फिर टोटल कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख के उसका ट्रांसपोज लेना होगा, ये एडजॉइंट निकल आएगा। ये टोटल कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज, तो ये निकल आएगा। और फिर ये एडजॉइंट और जो डिटरमिनेंट अभी ऊपर मैंने बताया कि वो डिटरमिनेंट के लिए कोई एक रो काफी थी, उससे निकाला, ये एडजॉइंट निकाला, और इन दो के जरिए यू शुड वेरीफाई दिस कि यहाँ इसका डिटरमिनेंट उस असूल से 1/64 होगा डिटरमिनेंट, और एडजॉइंट मैट्रिक्स ये होगी। ये इस वैल्यूज पे चेक करो, ये पूरा प्रोसेस कोफैक्टर मैट्रिक्स के नेम्स, हर एक का अपना अपना, या A11 है तो C11, हर एक की कैलकुलेशन, पूरा कोफैक्टर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट के लिए खाली आपको डिटरमिनेंट की एक रो के साथ कोफैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना और फिर एडजॉइंट निकालना। ये हम कर चुके थे, इसको हमने रेगुलराइज किया है बाय दिस टर्मिनोलॉजी। ओके, so that takes care of our this part. We'll continue with it in the next class. Okay. Okay, sir. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. अस्सलाम वालेकुम सर। Assalamu alaikum.